Hey guys, what's up? क्या आप हमें देख पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन है चैट में। काफी बच्चे, चलो नाम लेते हैं आज। चैट में ही जरा देखिए कौन कौन है प्रेजेंट। ओके, सो चैट में कौन है? देव खत्री, मोहिनेटू, सत्या, अवनीश, इनायत, आयुष, अजू शाहू, बारिया, डिम्पी, सत्या। बहुत बढ़िया, मुझे आना ही पड़ेगा, दिखता है वैसे तो मेरी शक्ल देखने के बाद ही आएंगे बच्चे, मुझे लग रहा है। व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? ओके, तो सबसे पहले तो मैं माइक पहन लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवाज़ नहीं आ रही होगी। व्हाट्सअप मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऐसे बोलो तो, कैसे हैं आप लोग? नहीं, कैमरा में ना थे। चलो, सो आज एक अच्छा सा गाना गाते हैं, बहुत दिन से गाना ही नहीं गाए हैं। सो उतने में बाकी बच्चे आ जाएंगे। कौन सा गाना सुनोगे बताओ? हो हो ना 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 ना। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके मेरे दिल को तड़पाती है। हो सनम, मोहब्बत की कसम। हो हो ना 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 ना। मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। दांत निकाल रहे हैं सारे बच्चे, उनमें से कुछ हैं उल्लू के पट्टे। कोई गाना गाता है तो इनको लगती हैं टट्टियां, ऐसे लगता है जैसे सारे पैदा हुए हैं अरिजीत सिंह। गाना हमें आए या ना आए, गाते हैं हम तो दिल से मेरे भाई। ओ बच्चा लोग, तुम्हें एटू की कसम। हो ओ ना 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 ना। किस किस को देना है नीट का एग्जाम, 2021 में पोखरियाल जी ने रख दिया। तुम्हारा टेंशन तो नहीं बड़ा है क्या? हाँ, पोखरियाल जी की जय हो, पोखरियाल जी की जय हो। ना 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 ना। नहीं, पोखरियाल जी कहते हैं तुम एग्जाम दे दो, तुम पोखरियाल जी की टांग खींच खींच के डेट आगे बढ़ा देते हो। ओ बच्चा लोग, तुम्हें पोखरियाल जी की कसम। तुमने लेनी कर रखी है MHRD की और पोखरियाल जी की।
ना तुम्हें पढ़ना है और ना एग्जाम देना, उल्लू के पट्टे हैं सबके सब। ओ बच्चों तुम्हें MHRD की कसम। नहीं तो it's a funny thing. I'm so sorry if I hurt someone. I'm so sorry. चलो तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत हो गया गाना बजाना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज थोड़ा चश्मा चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन से एक ही चश्मा पहन रहे हूँ। तो गाना कैसा लगा आप लोगों को ये बताओ। गाने के लिरिक पूछ रहा हूँ, मतलब गाना तो बेसुरा ही गाता हूँ मैं, लिरिक पूछ रहा हूँ, लिरिक। Right now I'm living in lyric, so I'm asking what about lyric? बढ़िया। जहर, somebody is writing कत्ती जहर। सर क्या गाए हैं आप, गुनगुनाए हैं आप, मचा दिया है आपने, और इतना मचा दिया है कि क्या ही बताएं हम। नहीं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, देखो ऐसा अगर आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी नहीं है, नीट का एग्जाम का तैयारी नहीं है, और आप लोगों को लगता है कि यार केमिस्ट्री जीरो पर है, हम लोग तो जीरो, कई लोग तो जीरो से भी नीचे होंगे। बताओ कौन कौन है जीरो पर, कौन जीरो से नीचे और कौन जीरो से ऊपर है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस किस को क्या लगता है कि तुम कहाँ हो, तुम किधर स्टैंड करते हो? जीरो पर हो, जीरो के नीचे हो, धरातल उतर चुके हो, या फिर तुम्हें लगता है कि थोड़ी बहुत तो तैयारी है अपन की, या तुम्हें लगता है अपन तो टॉप करेगा है? जस्ट लिख के बताओ किस किस को लगता है कभी कभी तो अपुनिच भगवान है। नहीं तो फटाफट से लिख के बताओ किस किस को लगता है अपुनिच भगवान है। जब एग्जाम देने जाएंगे अपुनिच कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद पता लगेगा नंबर अपुनिच की कट रहे एंड somebody is writing माइनस के 10 है ना, वगैरह -0 पे चल रहा सर हम अपन की तो तैयारी। तो चलो जो भी तैयारी चल रही हो, देखो जय ने लिखा 33%। ओहो बड़ा यहाँ पे काउंटिंग करके बैठा, 33% की तैयारी है हमारी। नहीं इससे इसकी गर्लफ्रेंड पूछेगी हाउ मच यू लव मी, 33%। दैट इज द जोक ऑफ द डे। नहीं तो मुझे कितना प्यार करते हो, 33%। कितना प्यार है तुम्हें, 101%। चलो तो फाइनली आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। केमिस्ट्री अगर आप लोग जीरो से भी नीचे हो और आपको लग रहा है कि आपकी ये हालत है, सिर पकड़ के बैठे हो केमिस्ट्री किताब लेके, एकदम हालत खराब है तुम्हारी, सो इन दैट केस चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग जीरो से धरातल उतर चुके हो और केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं आता है, सो आज का ये सेशन आप लोगों का है। और आपको सबसे पहले क्या बोलना है, याद रखना है इस बात को, हारा वो जो मन से हार गया, हमें मन से नहीं हारना, और एक ही बात बोलनी है। क्या बोलना है, अपना टाइम आएगा। तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा, समझ में आ गया? तू डैश डैश लेके आया था और डैश डैश लेके जाएगा। नहीं तो फटाफट से शुरू करते हैं, है ना? चलो तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तू डैश डैश लेके आया था और तू डैश डैश लेके जाएगा। तो पोखरियाल जी इसको फिलिंग द ब्लैंक करें। अगर देखो यही सवाल पूछा जाए, जैसे पोखरियाल जी को तुम पूछ रहे हो कि सर आप डैश डैश लेके आए थे और डैश डैश ही लेके जाओगे। तो फिलिंग द ब्लैंक क्या क्या चाहते हो सर आप, तो क्या जवाब देंगे? बताओ। तो सर जवाब क्या देंगे बताएं, क्या देंगे बताओ? अच्छा वो तुमसे सवाल पूछूं, चलो तो तुम्हारा आज का सवाल है फिल इन द ब्लैंक। अगर देखो तुम अलग अलग मेंटेलिटी से जवाब दोगे, ठीक है, गाने से मत जाना, तुम लोग अपने हिसाब से सोचो। इफ आई आस्क यू कि तुम डैश डैश लेके आए थे और तुम डैश डैश लेके जाओगे, तो बताओ कि तुम्हारा क्या जवाब होगा इसके लिए? बताओ फटाफट से, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। चलो बताओ फटाफट से। पोखरियाल जी क्या लिखेंगे बता? पोखरियाल जी लिखेंगे मैं एग्जाम की डेट लेके आया था और बच्चों की परेशान सूरत लेके जाऊंगा। नहीं, अभी आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम की डेट लेके आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को।
ओके सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है, सब्सक्राइब करना बनता है भाई, एक बात समझ लो तुम लोग। मस्ती मजा हंगामा पढ़ाई यही चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। गौतम ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की है, इतनी मेहनत करते हैं लोग और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल तोड़ देते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे चलने से पहले नीट 2020 क्रैश कोर्स को बताना चाहता हूं जो कि वेदांतु आप लोग के लिए लेके आया। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर आपको लगता है कि हमें सनी पाजी दिख जाता है, दीपिका पादुकोण दिख जाती है या फिर हमें कोई और दिख जाता है, तो इन दैट केस आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए वेदांतु का खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा सिवाय टीचर के। ओके सो नीट का पूरा सिलेबस 120 सेशंस में कंप्लीट करवाया जाएगा। फुल डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, इसके अलावा 10 फुल टाइम और पार्ट टाइम टेस्ट, इसके अलावा फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है, आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। 2 वे इंटरेक्शन, सीधे सीधे आप बात कर सकते हो टीचर से। तो अगर आप लोगों को ये क्रैश कोर्स लेना है सो 8,000 रुपीज का पूरा क्रैश कोर्स है, एक्चुअली 10,000 का है, 20% डिस्काउंट है। 8,000 रुपीज है, 20% डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप लोग क्या करेंगे, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे AA2021। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के बाबू मोशाय इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का है ना। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो आज देखे कितने बच्चे हो हल्ला मचा रहे हैं चैट सेक्शन में, जरा देखते हैं कौन जीरो से हीरो बनना चाहता है। आज इस बहाने चैट सेक्शन में भी चल लेते हैं। ओ माय गॉड 1000 वॉचिंग, क्या बात है, तुम लोग मचा दिए हो तुम लोग आज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द सेशन राइट नाउ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दे रहा है, आपको यहां पर ये रहा लिंक जिस पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, उस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करो, आपसे आपका फोन नंबर वगैरह मांगेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करो, है ना। फिल इन द ब्लैंक है, कंटिन्यू कर लो, मतलब आपको नंबर दे दोगे तो ओटीपी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करो, AA2021 अप्लाई करते ही आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे वाह, AA2021 पे अभी भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, 3,000 यू कैन अवेल इट। 8,000 नहीं 7,000 रुपए में मिल जाएगा। ओ माय गॉड, लिखा है 8,000 और आपको ये एक्स्ट्रा, अभी तो मैं आप लोगों से कहूंगा क्योंकि सबको 8,000 में मिल रहा है, लेकिन यहां पर मैजिकल AA2021 ये कूपन कोड लगाओ आप, AA2021 3,000 का डिस्काउंट चल रहा है। भूल गए वेदांतु वाले 1,000 रुपए का डिस्काउंट एक्स्ट्रा चल रहा है, 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। यू हैव द चांस, जस्ट गो, है ना। ये तो मचाने वाली बात हो गई, लिखा 8,000 मिल रहा है 7,000 में। ओ माय गॉड, मतलब अरविंद अरोड़ा के नाम पे 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। दैट इज रियली अमेजिंग। फटाफट से जाओ खरीद लो, मे भी हो सकता है उनको जैसे पता लगेगा वो यहां से 1,000 का डिस्काउंट हटा लेंगे। जस्ट गो देयर एंड जस्ट परचेज इट मैन, मजा आ जाने वाला है। मुझे भी नहीं पता था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं इससे। जाओ पे करना चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, काम आएगा। ये रहा आज का सेशन और सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर चैट पकड़ते हैं। बच्चों की चैट कहाँ है, तो हमारे प्यारे बच्चों की चैट को पॉप आउट करते हैं और कितने बच्चे बचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपके चैट्स को एकदम ओपन कर दिया है, सबको दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग है ना कुछ बातों का मुझे जवाब देना, उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोग के 2 एग्जाम आपके सामने है, एक आपका नीट का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम। आपके बोर्ड के एग्जाम की तो डेट हमारे पोखरियाल बाबू ने, इनको बोलेंगे पोखरियाल बाबू ने हमारे बोर्ड एग्जाम की डेट तो बता दी। कितने प्यारे बाबू थे, बाबू मोशाय ने सब बता दिया कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो तो मई के अंदर होगा ना। व्हाट अबाउट नीट एग्जाम, वो अभी तक उसकी कोई डेट आई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक नहीं आई है, तो मई मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना। सबको समझ में आता है। सो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होगा, फरवरी तो आ गई, जनवरी निकल गई, फरवरी अब आ चुकी है, पहली फरवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो 3 ही महीने। अगर हम लोग वही मान के चले कि रूटीन वे से एग्जाम होगा तो 3 ही महीने, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। सो इन दैट केस हम लोग केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे अगर 0 पर है और 3 महीने है हमारे पास। देखो मजे की बात, मैं ऐसा मानता हूं आप लोग है ना ऐसा सोचो कि मई में ही हमारा एग्जाम है, तो दिमाग में क्या रहेगा कि हमारे पास तो 3 ही महीने। इसका मतलब हम लोगों को 3 महीने में केमिस्ट्री पूरी खत्म कर देनी है। तो हम लोग स्ट्रेटेजी ऐसी बना के चले दिमाग में कि भैया हमें 3 महीने में सब खत्म करना है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपका डॉक्टर हूं, आप मेरे प्यारे मरीज बच्चे हो, तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप केमिस्ट्री में कितने घाव लगे हैं आपको। तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ चैट सेक्शन के अंदर, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी केमिस्ट्री में कतई जहर तैयारी है, कुछ तैयारी नहीं है। तो आपको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं, A B C। सी वाले वो हैं तो बिल्कुल सी हैं, सी का मतलब हो गया छुपे रुस्तम ध्यान से समझ लेंगे। देखो A B C 3 कैटेगरी है जिसमें सी वाले आएंगे छुपे रुस्तम,
छुपे रुस्तम का क्या मतलब है? उनकी बहुत भयंकर तैयारी है, तो वो सी कैटेगरी में आएंगे। ध्यान से सुन लेना, तो सी कैटेगरी में वो बच्चे जिनकी बहुत भयंकर तैयारी है, जो छुपे रुस्तम है जिनकी भयंकर तैयारी है। बी कैटेगरी में जो आएंगे वो होंगे बी। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब हो गए वो है एकदम बम बम बोले, जिनकी एवरेज तैयारी है। एक होते हैं ए वाले, ए मतलब बिल्कुल आलसी। तो ए मने आलसी, बी मने बम बम बोले और सी मने छुपे रुस्तम। तो तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? सी में आते हो, बी में आते हो कि ए में आते हो? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, फटाफट से बताओ। सी मने छोले भटूरे कब से खाने ही लग रहा है ये पीयूष, खा खा के तेरा तू मोटा होएगा बेटा, और कुछ नहीं होएगा। तो तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? सी मने छुपे रुस्तम, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है। बी मने बम बम बोले, मतलब जो पढ़ा देता है ठीक है, उसको पढ़ लिया तो एवरेज तैयारी है। ए मने आलसी, उनको कुछ नहीं आता, उनका डब्बा गोल है, बेड़ा गर्क है, और उनको समझ में आ रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड। समबडी देखो बी लिख रहा है, बीबी मतलब विशाल लिख रहा है बीबी, मतलब वो बी में आता है, बम बम बोले एवरेज तैयारी है। लखबीर कह रहा है बी, बम बम बोले एवरेज तैयारी है। देखो एबीसी 3 कैटेगरी दी है, ढंग से एबीसी में ही लिखो कि कौन सी कैटेगरी में आते हो तुम, ठीक है। चाय का कप सी, तानिया कह रही चाय का कप, सी में छुपे रुस्तम, तो तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम मुझे अपना इलाज, मैं तुम्हारा इलाज तो तभी कर पाऊंगा ना जब मुझे पता होगा कि एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कहां पर हो, स्टैंड कहां करते हो, है ना। सो बहुत बढ़िया, काफी बच्चे यहां पर लिख रहे हैं, और मैं आप लोगों को जब स्टेज दे रहा हूं तो बच्चों लिखो, तुम्हारा चैट दिख रहा है यार। अगर तुम लोग अच्छी फोटो लगा के आए हो, देखो ये अब राम सिंह ने क्या फोटो लगाई है, पपी की फोटो लगाई है। सो अगर आप फोटो वोटो लगा के आए हो तो हमारे पास चांस है, जस्ट गो एंड ग्रैब इट मैन। ऐसे समय ऐसा वापस नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे, तो तुम कहेंगे हमारे दादा परदादा की फोटो आती थी अरविंद अरोड़ा के सेशन में। देखो जैसे रावण रजित ने फोटो लगा रखी है, तो तुम्हारे को चांस मिल रहा है, जस्ट गो फॉर दैट मैन, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारा बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है। तो फाइनली आप लोगों ने बता दिया कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ए में आ रहे हो, बी में आ रहे हो, सी में आ रहे हो। तो अब मैं आपके मर्ज का इलाज निकालता हूं, आपको क्या करना चाहिए। अब एक और बात बता देता हूं, हमें ना ये सोचना ही नहीं है कि हमारा एग्जाम मई से पोस्टपोन्ड हो रहा है, हम मई के हिसाब से तैयारी करके चलते हैं, ताकि हम लोग 3 महीने के अंदर तैयारी कर लें, और फिर उसके बाद जब पोखरियाल जी आएंगे और बोलेंगे कि मेरे बाल उड़ जाएंगे तो मेरी टांग मत खींचो, और फाइनली आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे 2 महीने का। सो इन दैट केस आप लोग रिवाइज कर सको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोगों को 3 महीने मान के चलना है कि आपके पास 3 ही महीने हैं, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ओके। सो इन 3 महीने में अच्छी तैयारी करनी है। कैसे करेंगे जो उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन और आगे चलते हैं, ओके। और एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी कैटेगरी तो चुन ली ए बी सी, अब आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको किसी को प्रूव करके दिखाना है कि नहीं यार मैं नीट में इस बार फोड़ के आऊंगा? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ सीरियस क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ जोक। अगर आपको लगता है कि आपका किसी ने मजाक उड़ाया था, आपको लगता है कि आपको कोई ग्रांटेड लेता, आपको लगता है कि आपको किसी को प्रूव करके दिखाना है, वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका दादा हो सकता है, दादी हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसन हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जिसको आपको लगता है कि उसने मुझे चैलेंज किया था और मुझे उसको जवाब देना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और नीट में अपना सिलेक्शन करवा सकता हूं, तो आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कौन कौन है। वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकती है, गुप्ता जी हो सकते हैं, गुप्ता जी का मम्मी हो सकती है, गुप्ता जी का पापा हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड होता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी। और ऐसे भी हो सकता है, आपको कोई छोड़ के चला गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो जस्ट राइट डाउन, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, you know, in front of somebody. Just write down chat section की yes sir, मुझे करना है अपने आप को प्रूव नीट 2021 के अंदर, और मैं चाहता हूं सीट चाहे कितनी भी हो, मेरी एक सीट पक्की होनी चाहिए, है ना। सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत बढ़िया। सो इसी जज्बात और इसी जज्बे के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग 1645 बच्चे देख रहे हैं अभी, 1645 स्टूडेंट्स वाचिंग राइट नाउ। इसी जज्बे और इसी जज्बात के साथ सबसे पहले आप लोग यहां पर लाइक के बटन को दबाओ। जस्ट राइट नाउ क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक ऑन द लाइक बटन राइट नाउ। कम ऑन डूड, अभी के अभी बटन को दबाओ और बोलो कि यस सर, हमें जरूरत थी मोटिवेशन की, और आज वो मोटिवेशन का सेशन मैं आप लोगों के अंदर आग भर दूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ रहना है। और सबसे पहले अपने जज्बे के लिए, अपने जज्बातों के लिए लाइक करना है आज आप लोगों को। डू लाइक द सेशन। मैं आप लोगों से आपके खुद के लिए लाइक करने को बोल रहा हूं। एक बात याद रखना, कोई आपसे प्यार करता हो नहीं करता हो, कोई आपको लाइक करता हो नहीं करता हो,
आपको अपने आप को लाइक करना, और आज अपने जज्बात के लिए आप अपने आप को लाइक करोगे। 1600 बच्चों ने लाइक कर दिया। अगर आप अपने आप को बहुत लाइक करते हो, पसंद करते हो, और आप चाहते हो कि आप एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, एक दिन बहुत पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इसलिए आज आप लोगों को अपने लिए लाइक करना है। और याद रखना, चैट सेक्शन में यहां पर आप लोगों ने सबने लिखा है कि आपको किसी ना किसी को गलत प्रूफ करके दिखाना, और आपको नीट एग्जाम में 2021 में सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। सो आज के सेशन को बहुत आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, और मैं बीच बीच में यहां पर आपके चैट्स पे आता रहूंगा, आप लोगों से बीच बीच में सवाल पूछते रहूंगा, और आप लोगों को चैट में जवाब देना है, क्योंकि आप लोग जब चैट में जवाब दोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आज की सेशंस की डिटेल ये, अगर आपने कोई सेशन मिस किया तो जरूर देख लेना। नाउ हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई जस्ट वांट टू बी a hero in chemistry. I just want to cover all 45 questions जो पोखरियाल जी और उनकी टीम हमारी नीट के एग्जाम में डालने वाली है। मैं वो 45 के 45 सवाल केमिस्ट्री में फोड़ के आना चाहता हूं। कैसे करूंगा उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो नीट 2021 में समय कितना है, तो मैं आप लोगों से कह ही चुका हूं, आप लोग छोड़ दो पोखरियाल जी आएंगे, पोखरियाल जी आएंगे और समय बढ़ा के जाएंगे, वो दिमाग में डालना ही नहीं है। याद रखना, आप लोगों को अपने दिमाग में एक ही चीज डालनी है कि 3 महीने का समय, और मुझे 3 महीने के समय में सारी केमिस्ट्री खत्म कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि अब जब 3 महीने में आप लोग खत्म कर लेंगे, तो जब पोखरियाल जी आपको एक्स्ट्रा 2 महीने का समय देने आएंगे तो आप खुश हो जाओगे अंदर से। क्यों? वो इसलिए कि आपको एक्स्ट्रा 1 या 2 महीने मिले, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे केमिस्ट्री का 2 बार, फिर आप 45 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे। तो याद रखना, आपको अपना स्ट्रेटेजी और अपना दिमाग इन्हीं 3 महीनों के अंदर पूरा अप्लाई करना है। अपनी पूरी स्ट्रेटेजी 3 महीनों के हिसाब से बनानी है। भूल जाओ पोखरियाल जी। और एक और बात समझ लो, मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपके बोर्ड के एग्जाम, एक बात बताना, आपके बोर्ड के एग्जाम मार्च में थे, ठीक है? मार्च में जब आपके बोर्ड के एग्जाम थे तो आप मार्च के हिसाब से तैयारी करते, अगर खिसकते नहीं आपके एग्जाम तो दिन रात लगे रहते। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे एग्जाम मार्च से मई में हुआ है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कम से कम 1 महीना ढंग से कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, पक्का कह सकता हूं मैं। नहीं तो जब मार्च में एग्जाम होती है ना, तो कोई बच्चा न्यू ईयर तक नहीं बनाता है, ये मेरे को पता है अच्छे से, क्योंकि 2 ही महीने का समय बचता है फिर उसके बाद, है ना? सो इसीलिए कहता हूं कि आप ना माइंड मेकअप कर लो कि मेरे लिए तो 3 ही महीने हैं, क्योंकि समय बर्बाद हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पास्ट 8 ईयर नीट स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। पिछले 8 सालों में नीट के एग्जाम में क्या स्टैटिस्टिक्स थी, जिसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती है और हमें किस हिसाब से चलना है। तो देखो, आप बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूं, स्ट्रैटेजी को पकड़ो। 12th क्लास से पिछले 8 सालों में 58% पेपर आ रहा है, 58% पेपर आ रहा है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। 12वीं क्लास से 58% पेपर आ रहा है। इसका मतलब केमिस्ट्री की 12th क्लास की जो बुक है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th क्लास से 42% पेपर आ रहा है। अभी तक पिछले 8 सालों में 279 पेपर क्वेश्चंस आए हैं, और 11th क्लास से 201 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, 11th और 12th ग्रेड की कंपैरिजन करें तो 12th का वेटेज ज्यादा है। पिछले 8 सालों में आपसे 12th क्लास से बहुत ज्यादा सवाल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। अगर आप यही बायो की बात करोगे तो बायो में 11th का क्राइटेरिया और 11th की वेटेज ज्यादा होती है। तो ये हमें क्राइटेरिया पता लग गया। तो स्पेशली हमें किस पे फोकस करना है, स्पेशली हमें 12th के जो केमिस्ट्री है उसको तो बहुत अच्छे से करके जाना, और वह भी रूटीन वे में आप पढ़ भी रहे हो। अब आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन वाइज, जरा सेक्शन वाइज जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ब्लू कलर है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो 36% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ओ माय गॉड, लुक एट इट, 36% आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 36% आ रही है, 36% मायने रखता है। फिजिकल केमिस्ट्री येलो, वो आपकी आ रही है 36%। ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पिछले 8 सालों में 36% पूछी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28% है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी फ्लिपिंग होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 36% ऑर्गेनिक होनी चाहिए थी, ठीक है, और 36% फिजिकल, ये तो सही है, और 28% आपकी इनऑर्गेनिक होनी चाहिए। वो इनऑर्गेनिक लिखना भूल गया होगा। तो ये आपके वेटेज है, ऐसा ही रहता है। मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है आपके ऑर्गेनिक ज्यादा आती है और फिजिकल ज्यादा आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर है, ठीक है।
सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पेशली आप लोगों को फोकस करते हुए चलना है फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर। इनऑर्गेनिक में 28% आता है, हालांकि इनऑर्गेनिक को करना आसान होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इनऑर्गेनिक करके जाते हैं, क्योंकि वो 28% वो इतना ईजी है, अगर आप ढंग से करके जाते हो तो वो ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओगे और आपके लिए आसानी भी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं, इतना स्ट्रेटेजी स्टैटिस्टिकली समझने के बाद कि केमिस्ट्री में क्या आता है क्या नहीं आता, आई हैव 12 सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। 12 ऐसी चीजें जो आपको 3 महीने में अच्छे से केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करवा सकती हैं, 0 पर हो चाहे नेगेटिव पर हो, व्हाटएवर, आप लोग केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। वो 12 चीजें कौन सी हैं, और स्पेशली जो 12 चीजें हैं वो हमने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी से उठाई हैं कि टॉपर क्या करेगा, टॉपर का दिमाग कैसे चलता है। टॉपर मंगल ग्रह से नहीं आता, टॉपर यहीं धरती पे किसी घर में पैदा हुआ है, एलियन नहीं है वो। सो इन दैट केस हमने वो 12 की 12 चीजें कहां से उठाई हैं, टॉपर से उठाई हैं कि टॉपर इस टाइम पे क्या करते थे, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं वो क्या करते थे। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, और मैं इसके लिए आपके चैट खोल लेता हूं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं, चैट्स को खोल लेते हैं यहां पे। अच्छा यहां पे दिख नहीं रहा है चैट, 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है इसी से बाहर जाना पड़ेगा, एक नई विंडो पे खोल लेते हैं। मेरा पहला सवाल यह है, आप लोग मेरे सवाल पे, आप लोग सवाल का जवाब देना है, मूव टू न्यू टैब, ठीक है, नए टैब पे आ गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कौन कौन देगा जवाब, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन के अंदर कौन कौन देगा जवाब। तो मेरा सवाल पहला ये है, ठीक है, अब सीरियस नोट पे काफी अच्छी चीजें आप लोगों से पूछने वाला हूं। मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से, मेरे सारे बच्चा पार्टी से, और आप लोग चैट सेक्शन में इसका जवाब दोगे, ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। 1766 बच्चे देख रहे हैं, तो मैं यहां से सवाल के लिए आपके चैट्स पूरे के पूरे खोल देता हूं, और मैं बार बार आप चैट पर आऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, लड़कों को अपना फेवरेट हीरो बताना है, और लड़कों को अपनी फेवरेट हीरोइन, या आप कौन सी, लड़कों से पूछ रहा हूं, लड़कों की फेवरेट हीरोइन कौन सी है और लड़कियों की फेवरेट हीरो कौन है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, देखना चाहता हूं चैट में। लड़कों से पूछ रहा हूं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस या हीरोइन आपको कौन सी अच्छी लगती है, और लड़कों से हीरोइन पूछ रहा हूं, लड़कियों से हीरो पूछ रहा हूं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, मैं देखना चाहता हूं। टाइगर श्रॉफ, टोनी स्टार्क, जैकलिन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, रणबीर, हार्डी संधू, बहुत बढ़िया, नूरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, सुशांत सिंह राजपूत, अरविंद सर, मैं कहेगा हीरो हो रहा है, मैं कौन सी पिक्चर में आ गया हूं, और अक्षय कुमार, दीपिका है ना, उर्वशी रौतेला, कियारा आडवाणी, कटरीना, दिशा पटानी, बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार, पापा, टोनी स्टार्क, सनी लियोनी, अब बताता हूं तेरे को, सनी लियोनी, पापा को बता एक बार, दिशा पटानी, दिशा पटानी, दिशा पटानी, रुद्र अपनी फीलिंग नहीं बतानी, एक ही बार लिखना था तो 3 बार लिख दिया, और श्रद्धा कपूर, और अनुष्का शर्मा, और अल्लू अर्जुन, बहुत बढ़िया, सलमान खान है, अल्लू अर्जुन, शाहरुख खान, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपका पहला सवाल हो गया अभी, ठीक है। मैंने लड़कों से उनकी फेवरेट हीरोइन पूछी है और लड़कियों से उनका फेवरेट हीरो पूछा, सबने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, और आपके यहाँ चैट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। अमीशा पटेल, ओ माय गॉड, तू कौन सी दुनिया से है somebody is writing अमीशा पटेल, बेटा वो कहो ना प्यार चला गया बेटा वो हे भगवान। तो पता नहीं, और कई लोग यहाँ पे पता नहीं फिर लास्ट में रेखा भी नहीं लिख दे, रेखा नहीं, राखी, रेखा, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, उल्लू के पट्टों। चलो ये तो हो गया, छोड़ो सेकंड सवाल। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है। अब देखते हैं कितने लोग लिखते हैं, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर कौन है। जया प्रदा ने कब नीट का एग्जाम दे दिया बे, जया प्रदा नीट एग्जाम का टॉपर, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा। आकांक्षा, ठीक है। हरिओम कौन सा होता है बे, खंडेलवाल, भाविक, शोएब, सार्थक। आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर, आपका फेवरेट नीट एग्जाम का टॉपर जिसने नीट एग्जाम दे दिया है। तो देखो अब आप मैंने क्यों पूछा ये, मैं आपको समझाता हूं।
जब मैंने आपसे पूछा आपका फेवरेट हीरो बताओ या हीरोइन बताओ, सब लग के पेले हैं तुम लोगों ने, ये मेरा फेवरेट हीरो, ये मेरी फेवरेट हीरोइन। भाई आप में से ना अभी हाल फिलहाल किसी के कोई टारगेट नहीं होंगे हीरो हीरोइन बनने के, घर वाले भेजने भी नहीं वाले हैं, जैसे हालात हैं बॉलीवुड के, तो वो सपने देखना बंद कर दो। और जब मैंने पूछा कि आपका अभी आपके लिए सामने सपना कौन सा है जिसके लिए पापा मम्मी अलाउ कर रहे हैं, वो कौन सा सपना है? नीट एग्जाम का, नीट 2021 का, ठीक है। अब उस केस में आपको ऑब्वियसली आपका कोई नीट का आपका फेवरेट ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए ना जिसने वो माइलस्टोन अचीव किया है। किसी को तो आइडियल मान के चलो यार, जरूरी थोड़ी है कि ये जो फिल्मों में दिखते हैं यही हीरो हीरोइन तुम्हारे आइडियल होंगे। अरे क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये? जो ये नीट के टॉपर करके आए ना, इनके बस की बात भी नहीं है। ऑल इंडिया रैंक बनानी, ऑल इंडिया रैंक 1, हाँ बस शोशा है, पैसा कमाना, वो बात अलग है। जितना नाम नलिन खंडेलवाल ने, जितना नाम शोएब ने, जितना नाम आकांक्षा ने या जितना नाम कल्पना ने कमाया है, इतनी मेहनत करके कमाया, दिन रात लगते हैं उसके अंदर, वो बराबर की मेहनत है। हीरो हीरोइन भी अपने हिसाब से मेहनत करते होंगे, बराबर की मेहनत है उनकी। और कम से कम आप उनको किसी एक को आइडल मान के तो चलो और उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तभी तो आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं आपके चैट बहुत मायने रखते हैं। रश्मिका मंदना, अनुष्का शर्मा, तब नाम लिखना सनी लियोनी, तो नाम लिखना तब तो सब चल रहा है। यहां पर पूछा गया तुम्हारा टॉपर कौन है, तो अब किसी को नहीं पता। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, दैट्स रियली कूल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी हीरो हीरोइन का नाम लिखो, लेकिन पैरेलली आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको नीट की एग्जाम देनी है और नीट में रैंक बनानी है और बहुत लोगों को जवाब देना है। बहुत लोग शक करते हैं आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनको जवाब देना है। और जवाब देना है तो इन दैट केस आपको किसी एक को अपना आइडियल चुनना चाहिए जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है, स्पेशली टॉपर्स को। वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, आप में से कितने लोग हैं? अब अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आकांक्षा का, शोएब का, नलिन का, कल्पना का, विजय का नाम लिखा। मेरा अगला सवाल यह है कि आप में से कितने लोगों ने जिस टॉपर को आप पसंद करते हो उसके टॉपर की टॉक देखी है, उसका इंटरव्यू देखा है, उसकी स्ट्रेटेजी पता है कि उसने एग्जाम कैसे क्रैक किया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, यस और नो में आंसर करोगे, यस और नो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्पना की, नलिन खंडेलवाल की, आकांक्षा की, शोएब की पूरी इंटरव्यू देखी है? उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, वो कैसे तैयारी करते थे? जस्ट यस और नो में आंसर करो, जिससे पता लगेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, जिससे पता लगेगा कि आप लोग कितने पानी में हो। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। में चाहता हूं आप लोग एक बार पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी का सवाल है। मजाक से जरूर शुरू हुआ था ये सेशन, लेकिन मजाक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं चाहे आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी बोल देता हूं, बट ओवरऑल हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोगों का सिलेक्शन। और एक बात याद रखो, जो बच्चा अपनी नीट के एग्जाम को लेकर सीरियस होता है ना, उसको पता होता है कि नलिन खंडेलवाल ने टॉप किया था, कल्पना ने टॉप किया था, शोएब ने टॉप किया था, आकांक्षा ने टॉप किया था। उसके पीछे का रीजन ये था, उसका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, वो ये करता था, वो ये करती थी, वो इस तरह से काम करता था, इस तरह से स्मार्ट वर्क करता था, उसको पता था, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो आप लोग याद रखो, जो कामयाब हो चुके हैं उन्हें ध्यान से देखो कि उन्होंने क्या किया था। यह सिंपल तरीका होता है कामयाब होने का। दिस इज द सिंपलेस्ट वे यार। आप लोगों को कुछ अलग नहीं करना है। कोई नया एग्जाम आपके सामने नहीं आया है कि आपको लोगों, पोखरियाल जी ने कुछ नया एग्जाम दे दिया होगा तुम्हारे लिए, अब ये वाला एग्जाम होगा जिसको आज तक किसी ने दिया ही नहीं। तुम इस धरती पे पहले इंसान हो गए, ऐसे पहले मानुष हो गए जो पहला एग्जाम दे रहे हो। तब तो आप थोड़े हिचकिचाओ भी। ये एग्जाम पिछले 20-25 सालों से होते आ रहा है, लोग एग्जाम देते जा रहे हैं, सिलेक्शन करवाते जा रहे हैं, डॉक्टर बनते जा रहे हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपर्स, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग। वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो तुम नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, just write down their name, make them their ideals and just focus on their strategies। और आज इस सेशन में मैं आप लोगों को टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। वो 12 पॉइंट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो 12 पॉइंट ऐसे हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, आपने चैट देखे हो, उसके इंटरव्यू देखे हो, नहीं देखे होंगे आपने टॉपर के, बट ये 12 स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो तैयार हो? आज आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितने बच्चे तैयार हैं फोड़ने के लिए और कह रहे हैं अपने आप से कि सर आज तो बता ही दो, रात में बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपना सिलेक्शन करवाऊंगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन।
जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन में। जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि यहां पर बेहद अच्छे तरीके से तैयार है और 100% फोड़ के आएंगे। कोई उनका कोई इफ बट है ही नहीं दिमाग में। तैयार हो तुम लोग? तो चलो मैं आप लोगों को अब बताता हूं टोटल 12 स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, डेफिनेटली जिसके थ्रू आप लोग फोड़ सकते हो नीट के एग्जाम को, यह मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो चलो पहली स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्टिक टू द सिलेबस। देखो ये बड़ी कॉमन बात है और आप कहोगे सर ये तो हमें भी पता था। तो तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया सही सिलेबस? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया सही सिलेबस? कितने लोग हैं जिन्होंने भाप लिया? और एक और बात, सिर्फ सही सिलेबस डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता। कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप टॉपर को देखोगे ना, वो क्या करेगा, पहले तो सही सिलेबस डाउनलोड करेगा, उस सिलेबस के अंदर पहले पिछले सालों के पेपर्स चेक करेगा कि किसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, वो उसको पता होता है। जैसे अगर आप कोई बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको मालूम है कि केमिकल बॉन्डिंग, तुम उसके पास जाओगे ना बुक लेके, आपके पक्का ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा जो बहुत होशियार होगा और उसको पता होगा कि कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने भी देखे हैं, और इनफैक्ट एक वक्त पे मैं भी था। लोग उनके पास जाते हैं, बुक लेके जाते, वो उनको कहते हैं कि भैया तुम बुक में निशान लगा दो कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। उस बच्चे को सब पता होता है। पता कैसे पता होता है? वो क्या करता है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करता है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद वो पॉइंट सारे के सारे बुक में से हटा देता है, चैप्टर वाइज देखता है, वो बुक में से हटा देगा जो बुक में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, आपके नीट के एग्जाम में नहीं आएंगे, तो डिस्कार्ड करो, उनको पढ़ना ही नहीं है। और उसमें से भी वो इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता होता है कि पिछले 15 सालों में, 20 सालों में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो वो क्या करता है, वो अपनी प्लानिंग इस हिसाब से बनाता है कि मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा उन पॉइंट्स पे, उन टॉपिक्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। समझ में आ गया? तो ये ऐसा सिलेबस नहीं है एग्जैक्टली सिलेबस डाउनलोड कर लो भाई। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप एक एक चैप्टर को ध्यान से देखो। पिछले सालों के जो 15-20 सालों के पेपर के आपके पास बुक होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आपको पता है, इतने होशियार हो जाने चाहिए कि चैप्टर का नाम लेते ही आपको पता होना चाहिए कि उसमें से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैं अगर आपसे तुरंत पूछ लूं कि जब बताओ, चलो फटाफट से बताओ कि अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो 5 कौन से ऐसे टॉपिक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जस्ट राइट डाउन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जवाब देना फटाफट से। अगर मैं आप लोगों से केमिकल काइनेटिक्स पूछूं और मैं कहूं कि आप केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, एक टॉपिक का नाम लिखना है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। सिर्फ एक टॉपिक का नाम लिखना है जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, जो सीधी मछली की आंख दिखाई देती है जिसको, वो सिर्फ एक ही टॉपिक का नाम बोलेगा। 100% वो एक ही टॉपिक का नाम बोलेगा। मछली की आंख पे फोकस करो। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि पूरे चैप्टर के अंदर किसमें से सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, तो तुम क्या जवाब दोगे? ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पूरे चैप्टर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा चांस की 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या बोलता पता है? मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको बोलता 100% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा। अभी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन 100% आता है। या फिर मैं बोलता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इंटीग्रेशन की जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। ये टॉपिक है जो बच्चा जानता है ना, बेसिकली वो अच्छे से इस चीज को समझता है कि कहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सब कैसे आता है? जब आप बहुत ज्यादा भरसक प्रैक्टिस कर लेते हो। पॉइंट नंबर 2 पर चलता है। पॉइंट नंबर 2, सेट टारगेट फॉर ईच डे। किसी टॉपर को पूछोगे ना, किसी टॉपर का ऐसा प्लान नहीं होता है कि मैं ऐसा, कई लोग है ना अनरियलिस्टिक से प्लान बना लेते हैं। अनरियलिस्टिक का मतलब एक महीने के अंदर मुझे इतना करना है। ये जो एक महीने बोलने वाले होते हैं ना, वो इतने स्पेसिफिकली इंटेलिजेंट नहीं होते। कई लोग 1 महीने का प्लान बनाते हैं, कई लोग 7 दिन का बनाते हैं। जो वाकई में सही तरीके से पढ़ाई करता है ना, वो पर डे टारगेट बनाता है, हर एक दिन का टारगेट, और उसे अचीव करता है। जब वो हर एक दिन का टारगेट अचीव करता है ना, तो उसका मोराल बढ़ते रहता है, और ऐसे करते करते वो महीने में वो अचीव कर लेता है जो उसने कभी सोचा ही नहीं होता। तो बजाय महीने का टारगेट बनाने के, बजाय 7 दिन का टारगेट बनाने के, अपने हर दिन में अपने आप को टारगेट दो। मैं उसके लिए आप लोगों को क्या रेकमेंड करूंगा, हर दिन, वो होती है ना कलर्ड पेज वाली कॉपी होती है, कलर्ड पेज वाली छोटी सी कॉपी होती है, येलो ग्रीन आप ले सकते हो। आप लोग है ना एक कलर्ड पेज की छोटी सी कॉपी ले आओ और हर दिन है ना उसके ऊपर अपने सामने टारगेट लिखो कि तुम आज क्या करोगे। वो टारगेट है ना वॉल पे चिपका दो, और उस टारगेट को किसी भी हद तक तुम्हारे टकिया लग जाए, तुम्हारे सुसु आ जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, फट जाए आसमान ऊपर से, तुम्हें वो टारगेट पूरा करना है। समझ में आ गया? तुम्हें वो टारगेट पूरा करना है किसी भी तरह से, पता नहीं कैसे करोगे, करना है।
जो हर दिन के टारगेट को लिखता है और हर दिन के टारगेट को अचीव करते चलते जाता है, वो 1 महीने के अंदर वो कर लेता है जो लोग 1 महीने का टारगेट बना के भी नहीं कर सकते। सो जस्ट फोकस ऑन टारगेट, ईच डे टारगेट। जस्ट से योरसेल्फ, आप अपने हैसियत के हिसाब से, औकात के हिसाब से अपने आप को दो और धीरे धीरे सवाल को बढ़ाते जाओ। आपको सर औकात की कैसे बात कर दी, तो देखो थांबा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये बड़ी है, ये छोटी है और बहुत छोटी है, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है, जानते हो। तो मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यार कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो अगर शुरू में अपने लिए बोलेंगे अच्छा जिसने पढ़ रखा है वो लिख रहा है, मैं तो 100 क्वेश्चन करूंगा एक दिन में, और तुम्हारी फट गई और तुम कहते हो 100 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन इज्जत का सवाल है सर मैं भी 100 क्वेश्चन करूंगा, है ना, मैं करूंगा, मैं 100 क्वेश्चन करूंगा। लेकिन क्या होगा इन दैट केस, अगर आपने किसी और को देख के टारगेट बनाया है और अगर आपने भी कहा मैं भी 100 क्वेश्चन करूंगा और कल को गलती से आपसे 20 सवाल भी नहीं हुआ, आपकी फट जाएगी और आपका मोरल डाउन हो जाएगा और उसके बाद कहोगे मेरे तो बस की बात नहीं है। बेटर टू गो विद योर औकात, कोई बुराई नहीं है इस चीज में, समझ में आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाओ, धीरे धीरे पानी डालो, समझ में आता है, अपने आप आपके चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या खास बात होती है? डोंट बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अपने आप को कहो कि मेरी तो औकात ही इतनी है, मैं 20 सवाल सोल्व कर सकता हूं पर सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, मैं 20 सवाल सोल्व करूंगा। मुझे ये नहीं देखना कि बगल वाला 100 कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 20 सवाल करूंगा। और जब मैं इस 20 सवाल के टारगेट को 3 या 4 दिन लगातार कंप्लीट करते चले जाऊंगा, तो मैं अगले 5वें दिन मैं अपने आप को क्या करूंगा, 25 सवाल का टारगेट दूंगा, फिर मैं 30 सवाल का टारगेट दूंगा, मैं फिर धीरे धीरे करके 100 सवाल की तरफ जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है। इसलिए कहता हूं औकात देख लेना, क्योंकि औकात के हिसाब से अगर आप करोगे तो मोराल भी आपका बूस्ट होते चले जाएगा। सपने औकात से परे देखो, लेकिन जब ऐसे एग्जाम आते हैं तो आप ये भी सोच लो कि कहीं मोराल डाउन नहीं हो जाए। इसलिए बेटर है कि आप रियलिटी के आसपास के अपने टारगेट्स बनाओ। समझ में आता है? इज दिस क्लियर? तो आपका मोराल डाउन नहीं कर रहा हूं, आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। इन दैट केस आप लोग अपने आप को भापो। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो अपने आप से कहो कि मैं तो पर सब्जेक्ट 20 ही सवाल करूंगा। भैया सीधी सी बात है, चाहे तो 100 कर चाहे तो 200 कर, मैं 20 करूंगा। जब आपके 20 का टारगेट अचीव होने लग जाए तो आप उसको बढ़ा दो, 30 करो, फिर 40 करो, फिर 50 करो, फिर 60 करो, फिर 70 करो, फिर 100 पर पहुंच जाओगे। यू आर वे मोर गुड और बेटर देन दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल हु इज एक्चुअली मेकिंग अ फॉल्स काइंड ऑफ commitment to himself or herself. That is the, these 2 lines that I have spoken right now. I can't speak more English than this. ठीक है? सो ओवरऑल क्या है? यस, मैं इतना ही करूंगा बात, अब इतने में इतना ही मिलेगा, आपको इतना ही करेंगे, बात खत्म। तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, फालतू में किसी के इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर सवाल, मैनेजिंग टाइम, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों में से सवाल पूछ रहा हो कितने लोगों ने अपना टारगेट सेट करके रखा हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल के हिसाब से वो अपने आप को, अपने पूरे टाइम को, पूरे दिन के टाइम को मैनेज करते हैं। आई जस्ट वांट टू सी, प्लीज राइट डाउन इन चैट सेक्शन, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, तुम्हारे चैट दिख रहे हैं यहां पे, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। यस और नो में आंसर करना है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नो, ईमानदारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसे अपनी शोबाजी करने के चक्कर में मत लिख देना सर मैंने तो टाइम टेबल बना के रखा, उस टाइम टेबल के अंदर मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी को टाइम दिया हुआ है। नहीं, और फिर पढ़ाई को छोड़ के सभी का टाइम है, ऐसा मत लिख देना। रियलिटी क्या है तुम्हारी, यस और नो में। और अगर नहीं बनाए हो और उसमें से दिख रहा है मेरे को कि ऑलमोस्ट 50-50 है, लोग नो भी लिख रहे हैं और यस भी लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं लैकिंग हो, आप सही तरीके से नहीं जा रहे हो। आप लोग याद रखना, अगर आप ना, मतलब आपको अचीव बहुत बड़ी चीज करनी है, ठीक है, लेकिन आपके पास है ना कोई मतलब क्या बोलते हो उसको, डायरेक्शन ही नहीं है, आप उसको अचीव कैसे करोगे वो पाथ ही नहीं पता है, फिर क्या फायदा है? ऐसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। समझ में आ रहा है? मैंने जब ना, मैं आपको बताता हूं कि YouTube में जब मैं एंटर हुआ था और मैं किसी भी चीज में एंटर हुआ तो मेरे पास एक परफेक्ट प्लानिंग थी। उसके लिए समय लगता है परफेक्ट प्लानिंग बनाने में, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ, तुम कब उठते हो, तुम कब हगते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है। वो हगना मतलब इंग्लिश वाला हगना, किसी को गले लगाना, मम्मी पापा को गले तो लगाया होगा। सो आप जिस वक्त भी जो भी काम करते हो बेसिकली वो आपको तो पता ही है, 2-3 दिन अपना वक्त ले लो टाइम टेबल बनाने में, बट आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। एंड अगर आप लोग बिना स्केड्यूल के, बिना डायरेक्शन के अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ना डायरेक्शन लेस हो, आप कहाँ पे जाके रुकोगे वो नहीं पता।
सो प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, डायरेक्शन लेस होने से काम नहीं चलेगा। किसी भी टॉपर को पूछ लो, उसका 100% कोई ना कोई टाइम टेबल होगा और उसको वो फॉलो करता होगा। आप किसी से भी पूछ लेना, गारंटी देता हूं जो टॉपर है बिना टाइम टेबल के पढ़ता ही नहीं है, उसको पता है मुझे कब क्या करना है। और आप ऐसे आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कब और क्या करना है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। सो आप प्लीज आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ खुद से, उसको अपने आप को और अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करो। ये सिर्फ ना टाइम टेबल की बात चीज आज काम नहीं आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। आप ऑफिस में जाओगे, आगे जॉब करोगे, अपनी डॉक्टरी करोगे, व्हाटएवर, आपको जिंदगी भर ये चीज काम आएगी कि आप एक शेड्यूल के साथ चलते हो। समझ में आता है? चौथा पॉइंट, अवॉइड टफ न्यूमेरिकल्स। मैं आप लोगों से कहूंगा फिर से एक बात, आप लोग जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, एक बात जरा सोचिए, ठीक है? आप पहले, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सब लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे किस किस को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, किस किस को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, जिसको लगता है कि नहीं यार अपने तो बस की बात नहीं है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, किस किस को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसको लगता है कि अपने तो बस की बात ही नहीं है। कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। बहुत बढ़िया। तो फाइनली ओके, 1770 बच्चे अभी भी हैं, 2800 लाइक आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सो फाइनली मैं आप लोगों से सवाल पूछा हूं और आप लोगों ने इसका जवाब दिया है और बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें डर लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सुच्ची बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, नो डाउट, न्यूमेरिकल होती ही चीज ऐसी है। लेकिन एक बात बताऊं, न्यूमेरिकल में सारे न्यूमेरिकल पहली बात तो डरावने नहीं होते। मुझसे अगर पूछोगे तो आप सोचो कि आपके न्यूमेरिकल के पोर्शंस हैं कौन से। एक तो सॉल्यूशन चैप्टर है, एक सॉलिड स्टेट है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है। बस ये 4 ही तो चैप्टर हैं। उनमें से सबसे आसान न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और फिर सॉलिड स्टेट के भी ठीक ठाक होते हैं, ईजी होते हैं, और सबको पता है कि सॉलिड स्टेट में से सवाल कहाँ से आएगा। सबसे हार्ड न्यूमेरिकल थोड़े से होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और केमिकल काइनेटिक्स के। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप फर्स्ट ऑर्डर निकालना सीख लेते हो तो वो भी न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा सोचो कि टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन के करीब फिजिकल के मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आपको लगता है कि 12 के 12 न्यूमेरिकल होंगे? अगर आप पूरे केमिस्ट्री के पेपर को पिछले ना 15 सालों के आप निकालो पेपर, आप पिछले 15 सालों के जब पेपर निकालोगे तो आप मुश्किल से आप लोग पाओगे कि उस पूरे 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 जितना भी पेपर है उसके अंदर 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है। 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है, मतलब 45 क्वेश्चन में से अगर मैं 8 भी पकड़ के चल लूं तो आप खुद से सोचो कि आपके पास अभी भी 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर जिसके अंदर न्यूमेरिकल है ही नहीं। और एक और बात, उन 8 न्यूमेरिकल में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस 8 न्यूमेरिकल में से 5 न्यूमेरिकल बच्चों के जैसे होते हैं, बहुत आसान, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये इतने आसान होते हैं कि कोई भी बच्चा कर लेगा, आपको इसके लिए इतने डरने की जरूरत ही नहीं है। पीछे बचे 3 क्वेश्चन, हमें क्या जाता है यार, 3 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो 45 में से अगर आप लोग 42 क्वेश्चन भी करके आ गए तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन की टारगेट बना के चलते हो। समझ में आ गया? तो इतना डरो मत। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है, और बस ये 2-3 सवाल ही होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, आपको क्या लगता है पूरा पेपर टफ क्वेश्चन से भरा रहता है क्या? नहीं। तो अगर आपको लगता है कि 2-3 सवाल टफ होते हैं तो आप टफ में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? बेटर क्या है? बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप इजी सिंपल न्यूमेरिकल करके जाओ, क्योंकि 8 में से 5 सवाल आसान आएंगे, 3 सवाल हार्ड होंगे, और 3 सवाल के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो। अपने आप से कहो कि हाल फिलहाल मैं अपना सिलेबस पूरा करूंगा और मुझे एक्चुअली एक चीज का पता होना चाहिए। टफ न्यूमेरिकल छोड़ दो, टफ न्यूमेरिकल छोड़ दो प्लीज। वो नहीं पूछे जाते हैं, नीट में इतने नहीं पूछे जाते, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आते हैं। 15 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अपना दिमाग मत खराब करना बेमतलब के ऐसे सवालों पे। एक और बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20, मैंने थोड़ा कम बोल दिया, आप 30 सेकंड लेके चल दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, वो टफ है, उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। एक सिंपल मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद उसके 30 सेकंड से अगर आपको ज्यादा लग रहा है उसको सोल्व करने में, तो वो न्यूमेरिकल आप छोड़ दो, बेमतलब का समय बर्बाद मत करो। क्योंकि आप खुद सोचो, नीट एग्जाम में अगर आपको पता होगा तो नीट एग्जाम में टोटल आपके पास 3 घंटे होते हैं, मतलब 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन ही करने होते हैं।
मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप लोगों को दिया जाता है और उसमें से भी आपको पता है कि 20 मिनट आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह में जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको हर एक सवाल के लिए ऑलमोस्ट 40 सेकंड से 50 सेकंड का समय है, लेकिन उसमें भी फिजिक्स के अंदर थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर आप दिमाग बना के चल लो कि मेरे को 45 क्वेश्चन एनी हाउ 45 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट में खत्म करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में खत्म करने हैं तो इन दैट सेंस अगर 30 सेकंड से ज्यादा कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में लग रहा है, बेमतलब का समय बर्बाद हो रहा है, तो उसको छोड़ दो। उसको तब करेंगे जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो प्लीज आप टफ क्वेश्चन के ऊपर इतना दिमाग मत लगाओ। समझ में आता है? बेमतलब का अपना खर्चा मत करो, आपका दिमाग एक ही है। समझ में आता है? 5वां पॉइंट, नेम्ड केमिकल रिएक्शन को रट रट के, रट्टा मार मार के कैसे भी, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूं, पहले आप पूरी नेमिंग केमिकल रिएक्शन को याद करो अच्छे से। ऐसी कोई नेमिंग केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिसका आपको सबस्ट्रेट नहीं पता हो, जिसका आपको रिएजेंट नहीं पता हो, जिसका आपको प्रोडक्ट नहीं पता हो। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन किस पे रिएक्शन होगा, कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और उसके बाद आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, कौन अटैक करेगा, और फाइनली प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए। ये आपको पता है कि पूरी नेमिंग केमिकल रिएक्शन मुश्किल से 70 से 80 है। 70 से 80 नेमिंग केमिकल रिएक्शन याद कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 4 सवाल निकलेंगे केमिस्ट्री के। 4 सवाल 70 से 80 केमिकल रिएक्शन को रट्टा मारने में क्या जाता है बताओ। बार बार अगर आप किसी चीज को, अरे ह्यूमन माइंड है यार, अगर आप किसी चीज को 10 बार लिखते हो तो वैसे याद हो जाएगी। तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? टोटल मिला के 70 नेमिंग केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, उसके लिए भी तुम्हारे नाटक चालू है। कोई पूछता है राइमटीमार क्या है तो तुम्हें पता नहीं होता, फिर फायदा क्या? तुमने क्या किया? बैठ के एक टारगेट सेट करो कि मैं अगले 3 महीने के अंदर, मैं अगले 3 महीना नहीं, अगले 1 महीने के अंदर मुझे सारी की सारी नेमिंग केमिकल रिएक्शन A to Z याद होनी चाहिए। कोई मुझे बोले कि राइमटीमार में तुरंत बोलूं, कोई मुझे वुल्फ किशनर बोले तो मैं तुरंत बोलूं। उछल उछल के अंदर से आंसर आने चाहिए। 10 सेकंड के अंदर मैं नेमिंग केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। अपने आप को चैलेंज देके बताओ कि मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि कौन यहां पर एकदम बिंदास बोलता और बोलेगा कि यस सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, और मैं 100% अगले 1 महीने के अंदर जितनी 70-80 नेमिंग केमिकल रिएक्शन है सबको रट्टा मार लूंगा, सबको याद कर लूंगा, उसके सवाल भी कर लूंगा, उसको तो नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको आपकी नेमिंग केमिकल रिएक्शन से बता रहा हूं, जरा सोचो कि नेमिंग केमिकल रिएक्शन 70 ही है टोटल आपकी पूरी केमिस्ट्री के अंदर। 10 से 15 हजार केमिकल रिएक्शन, जिसमें 70 केमिकल रिएक्शन याद करने को बोल रहा हूं 1 महीने के अंदर। और कौन कौन ऐसा बच्चा है जो ये कसम खा लेगा अभी चैट सेक्शन में कि मैं 100% लिखूंगा कि मैं अगले 1 महीने के अंदर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितनी 70 केमिकल रिएक्शन है उसको लिख लिख के बस जितने आप बोले हो ना सर उतनी बार लिख के याद करके मैं अपने दिमाग में घुसा लूंगा। और उसके बाद उस नेमिंग केमिकल रिएक्शन पे जितने सवाल आएंगे मैं पक्का याद करूंगा, जितने सवाल आएंगे पक्का मैं सोल्व करके पूरा सोल्व करूंगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब चैट में लिखते हो ना, आप पब्लिकली बोलते हो और अपने आप को वादा करते हो कि मैं तो पक्का करूंगा, और जो बच्चा लिख रहा है ना कि सर प्रॉमिस है मेरा, मैं वादा करता हूं आपसे और मैं 100% करूंगा, ये प्रॉमिस करो आज चैट सेक्शन के अंदर कि यस सर आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। ये मेरा वादा रहा आपसे, और मैं सबके वादा यहां पर चैट सेक्शन में इसलिए लिखा रहा हूं, आप अपने वादे से मुकर नहीं जाओ। 1 महीने के अंदर आपको 70 केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद तो ऐसे दिमाग में घुसनी चाहिए कि उसके बाद है ना आपको मैं ऐसे पूछूं तो आपके ऐसे आंसर आने चाहिए। कौन कौन ऐसा बच्चा है? और मैं चाहता हूं आप लोग चैट सेक्शन में जितने बच्चे हैं, देखो एक बात समझ लेना, ईमानदारी से आपके अंदर अगर जज्बात आ रहे हैं ना कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, और क्योंकि सही बात बोल रहे हैं अरविंद सर, तो वो आपको ना चैट में लिखनी चाहिए कि ये काम मैं पक्का करूंगा। और कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 1 महीने के अंदर 70 केमिकल रिएक्शन को लिख लिख के याद करना है, उसमें से मैं कुछ भी पूछ लूं। एक दिन मैं आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट रखूंगा इसके ऊपर, पूरा नेमिंग केमिकल रिएक्शन पे हम लोग करेंगे, पूरा नेमिंग केमिकल रिएक्शन पे एक कंपटीशन करेंगे अपन। मैं आपको प्राइज दूंगा, अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। आज क्या तारीख है? 1 फरवरी, 1 फरवरी है आज। 28 फरवरी को हम लोग कंपटीशन करेंगे। ये फरवरी महीने के अंदर आपको पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन, जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको आज वादा कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन कंपटीशन कराऊंगा। मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन कंपटीशन कराऊंगा, और उस ऑनलाइन कंपटीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या पूछूंगा? नेमिंग केमिकल रिएक्शन पूछूंगा। नेमिंग केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा।
नेमिंग केमिकल रिएक्शन का मैं वादा करता हूं, आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं, फरवरी के अंदर ही वो कंपटीशन कराऊंगा। लास्ट डेट पे 27 को 28 को, अगर 29 का है तो 29 का नहीं होगा, 28 का ही होगा, तो 27-28 को वो कंपटीशन होगा, नेमिंग केमिकल रिएक्शन का कंपटीशन होगा, और उसमें आप लोगों को जीतने का मौका भी मिलेगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जो जीतेगा उस कंपटीशन को, उसको मैं प्राइज दूंगा। अब तो आप सोचो जरा, आप करोगे प्राइज मैं दूंगा आपको। मैं यहां पर आप लोगों को अमेजोन का वाउचर दूंगा, आप मेहनत करो लो। अमेजोन वाउचर जानते हो, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ऑनलाइन अमेजोन का वाउचर जब किसी को दिया जाता है तो उसके वॉलेट में उतने पैसे ऐड हो जाते हैं और उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ, मतलब अगर मान लो कि मैंने आपको 500 रुपीज का वाउचर दिया तो 500 रुपीज में आप अमेजोन से कुछ भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको वादा करता हूं, आप लोग तैयारी करो, और मैं आप लोगों को 27 तारीख या 28 तारीख, आपके पास पूरे 28 दिन है, मोस्ट प्रोबेबली 28 फरवरी को हम लोग लेंगे, और मैं आप लोगों से ये कंपटीशन कराऊंगा। मैंने आपको वादा कर दिया, आप लोगों को चैट में लिखना है कि आप लोग ये वादा मुझसे करते हो कि नहीं करते हो। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, और ये आपको करना पड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को नंबर बनाने हैं और अगर आप सीरियस हो तो मेरे से वादा करके जाओगे कि सर मैं ये काम करूंगा। समझ में आता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया। ट्रिक टू रिमेंबर बड़ा सिंपल है, नेम केमिकल रिएक्शन की जो नाम है उसको याद करो, रिएक्टेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, कौन रिएजेंट है, कौन प्रोडक्ट है, वो आपको याद होने चाहिए। ये 5वां काम सबसे इंपॉर्टेंट काम करोगे। 6ठा काम क्या करोगे? यस, नो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि H2SO4, H2SO3, H2SO7, H2SO8, याद है आप लोगों को, है ना? तो ये जैसे कि H3PO4, H2PO4, H2PO3, H3PO3, ये जितने भी होते हैं उनकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं पक्का आपको 2 सवाल पूरे नीट के अंदर पक्का मिलेंगे। तो आपको ना सारी की सारी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। और स्ट्रक्चर में एक और बात बताओ, सिर्फ यही नहीं आता है, सिर्फ इन्हीं की स्ट्रक्चर नहीं आती है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर्स पूछी जाती है कि IF7 का स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप और ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग की सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स आप पढ़ते हो उनकी शेप और ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ज्यादातर आपके जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहीं से ही बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलते हैं। तो आप लोग जितने भी टॉपर है वो क्या करते हैं, उनको स्ट्रक्चर सारी याद होती है, उनको पता होता है कि डबल बॉन्ड कहां क्रिएट होगा, सिंगल बॉन्ड कहां क्रिएट होगा, किसके पास लोन पेयर है, किसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल है, कैसी स्ट्रक्चर है, उसको सब पता होता है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। और पता है ये पेट, आपको मैंने 2 टॉपिक ऐसे बता दिए कि 70 नेमिंग केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर, इन दोनों से मिला के आप लोगों को 100% 6 से 7 सवाल मिलेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? 6 से 7 सवाल मतलब समझते हो? 6 से 7, 6 चौका 24 नंबर हो गए सीधे के सीधे। 2 टॉपिक, वो भी छोटे छोटे से। तो क्यों नहीं कर रहे हो? और आप अपने आप को वादा करो कि फरवरी में आप ये काम भी खत्म करोगे। 100% पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ही मॉलिक्यूल का नाम बोला आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। प्लीज डू दैट। उसके बाद आते हैं स्टडी बाय वेटेज ओनली। और ये मैं आपको पहले ही बोला था कि टॉपर क्या करता है, टॉपर प्रायोरिटी पे फोकस करता है। टॉपर को पता होता है कि अगर आप यहां पर मैं बोलूं तुरंत बताओ, मैं एक एक चैप्टर का नाम लेता हूं, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैं बोलता हूं चलो सॉलिड स्टेट पकड़ो। सॉलिड स्टेट में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं, मैं सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा फोकस करूंगा नंबर 1 पे, डेंसिटी के फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल के ऊपर। नंबर 1 मैं सबसे ज्यादा फोकस इस पे करूंगा। नंबर 2 डिफेक्ट पे फोकस करूंगा, स्पेशली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे फोकस करूंगा, उस पे न्यूमेरिकल आता है। हो गया सॉलिड स्टेट खत्म। दूसरा चैप्टर पकड़ो, सॉल्यूशन के अंदर मैं किस चीज पे फोकस करूंगा? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मैं रोल्ट लॉ पे फोकस करूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले, मतलब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, उस पे से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फोकस करूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है पता है आपको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से न्यूमेरिकल आता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। खत्म हो गया। अगर मैं पूछूं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, एंड दैट इज जब आप इक्विलिब्रियम में जब आप क्या करते हो, बेसिकली डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालते हो, ठीक है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फैराडे के लॉ भी आता है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में वो हटा दिए हैं। तो इन दैट केस आपको बोर्ड एग्जाम में हटे, आपके नीट एग्जाम में आपके पास चॉइस होती है, पर मैं आपसे कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम चाहे वो नीट एग्जाम हो, आप प्लीज आप फैराडे के लॉ और जितना भी सिलेबस है करके जाओ। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ चलो केमिकल काइनेटिक्स में क्या आएगा, अभी डिस्कस किया था,
समझ में आता है? तो आपको हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को करके जाना है, प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक की प्रायोरिटी। अब कैसे पता लगेगा? पिछले 15 सालों के पेपर पकड़ लो। अगर आपको इतना दिमाग नहीं चलता तो आप किसी टॉपर को पकड़ लो, किसी टॉपर के पास जाओ कि भाई मेरी मदद कर दे। उसको बोलना अरविंद सर ने कहा है, अरविंद सर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बोला एक वीडियो में कहा है, कहाँ तेरे घर पे अरविंद सर कहाँ से आ गए? बोलना अरविंद सर ने वीडियो में कहा था। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, टॉपर बच्चों ध्यान से सुनो, तुम अपनी गली के, मोहल्ले के, स्कूल के किसी भी टॉपर के पास जाना और उसके बाद उसको ये वीडियो में जो अभी मैं मैसेज दे रहा हूं वो सुना देना। आपकी कोई भी टॉपर मदद करेगा। ठीक है? क्या करना है ध्यान से सुनना। तुम किसी भी टॉपर के पास जाना, हालांकि टॉपर बड़े वो होते हैं, मतलब वो नहीं बताते, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद कोई भी टॉपर आपको मदद करेगा। कैसे करेगा? सिर्फ अब के बाद का हिस्सा उसे सुनाना है। समझ में आता है? ध्यान से। और उसकी चाहो तो काट के लेके जाना, स्क्रीन वीडियो बना लेना, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना। एक मैसेज दे रहा हूं टॉपर को। मेरे टॉपर प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैं जिंदगी में एक फलसफा जानता हूं, कर भला तो हो भला। आज आप किसी की मदद करोगे, और मैंने सब बच्चों को बोला है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके पास कोई बच्चा आता है कि प्लीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, या तुम्हारे हिसाब से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाले, उनको प्लीज उनके लिए हेल्प करो। याद रखना, कर भला तो हो भला। इन बच्चों की अगर आप, जो अपने दोस्त हैं जो आपके पास अभी आए, उनकी मदद करोगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला दुआएं देगा। आपको 4 नंबर ज्यादा ही आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, बट हेल्प देम। और मैं आपको गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छा करोगे। बट प्लीज दूसरों का हेल्प करने से, दूसरों का भला करने से खुद का भी भला होता है, तो प्लीज हेल्प देम। ये मैसेज उनको दे देना मेरी तरफ से, और आप जाके उनको बोल देना। और समबडी इज राइटिंग मैं ही टॉपर हूं तो भैया उनकी मदद कर दो। तो आप अपने टॉपर के पास जाना। अगर आपके इतनी हिम्मत नहीं है कि आप टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो प्लीज आप किसी टॉपर के पास चले जाओ, दे विल हेल्प यू, और इसी को ये टॉपिक, ये वीडियो सुना देना उसको जाके। ठीक है? 8वें पॉइंट पर चलते हैं। नाउ द 8th पॉइंट। एक और बात मैं ही आपको बता देता हूं, आपकी मदद के लिए हमने यहां रखा है, ग्रेड 11 के हम लोग पिछले 8 साल के टॉपिक पकड़ते हैं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का जो वेटेज है वो 7% का है, 7% का। हाइड्रोकार्बन का वेटेज 6% का है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग का जो वेटेज है वो 5% का। इसके अलावा जीओसी स्ट्रक्चर का 4% का है। चैप्टर वाइज 8 साल के वेटेज बताए जा रहे हैं। ठीक है? जीओसी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 4% का वेटेज है। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सारा मिला के 3% का है। समझ में आ गया? तो जिन पे जो ब्लू वाले हैं, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप करके जाना। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर का मुश्किल से 2% का वेटेज है। ठीक है? तो वेटेज मैं ही आपको बता रहा हूं, यहां पर इतनी मेहनत करी गई है, गौतम ने करी है, सो थैंक यू सो मच। पीरियोडिक टेबल हो गया, रेडॉक्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन हो गया, 1% का वेटेज है। तो इसका मतलब क्या, हमें कौन से चैप्टर करने हैं? हमें इक्विलिब्रियम करना है, हाइड्रोकार्बन करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, जीओसी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है। इसके अलावा जो नीचे टॉपिक दे रखे हैं वो इतने वेटेज वाले नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड 12 की बात कर लेते हैं। ग्रेड 12 में पिछले पी ब्लॉक में सबसे जो वेटेज है वो पी ब्लॉक का है, 7%। उसके अलावा डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन 5%। उसके अलावा सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, इनका 4%। ये इनका वेटेज लिखा हुआ है। सॉलिड स्टेट, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, सबका मिला के 3%। समझ में आता है? ये टॉपिक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका मुश्किल से 2% का वेटेज। और आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। समझ में आ गया? तो आपको मालूम पड़ गया। अब 8वें पॉइंट पर चलते हैं। वीकली मॉक टेस्ट जरूर दो। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आपने हर दिन का टारगेट दिया, हर दिन में आपने जाना कि आपने कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, जान लिया। वीक में आप प्लीज कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कुछ भी। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा घर से, तो एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आओ, उसको बोलो कि साथ में मुझे मॉक टेस्ट के लिए कोई बुक दे दे। मॉक टेस्ट की बुक भी आती है, मार्केट में मिलती है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। अब संडे टू संडे बैठ के खुद ही कोई एक मॉक टेस्ट सोल्व कर लो बैठ के। एनटीए का पेपर सोल्व कर सकते हो, वो और भी अच्छा है। समझ में आ गया? नेशनल टेस्ट एजेंसी का जो अभ्यास में पेपर दिए हैं वो और भी अच्छा है। तो बेटर है कि आप लोग हर वीक, जब आप पर डे टारगेट सेट कर रहे हो, तो हर वीक आप लोग बुक टेस्ट दो। फायदा क्या होता है? एक तो आपको पता लगेगा पेपर पे प्रेशर कितना होता है। उस दिन तो इतना फील नहीं होगा कि तुम अकेले पेपर दे रहे होगे, लेकिन जब आप बैठ के अपने आप को, और ओएमआर शीट ले ना, मार्केट से मिलती है, ओएमआर शीट आप खरीद के लेके आओ और उसमें बबल फिल करो बैठ के।
आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली किस तरह से कितनी प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, मुझे बबल ढंग से फिल करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 3 घंटे में पेपर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे 180 क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो मॉक टेस्ट से आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछो कि टॉपर की रियल वजह क्या होती है कि वो इतने कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेस्ट देते हैं। किसी भी टॉपर को जाके पूछ लो, वो 100% ये बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा टेस्ट देता था, मैं धीरे धीरे अपनी गलतियों को फिल्टर किया और उसको अच्छा करते चला गया। और जो टॉपर होता है ना, कभी घर आता नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, वो ये जानता है कि मैं आज मेरे नंबर कटे हैं, इसमें कल नहीं कटने चाहिए, वो इतनी मेहनत करके जाता है। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, ये 8वां पॉइंट था। हर एक टॉपर को पता होता है कि ये काम तो करना ही है। उसके बाद स्टडी मटेरियल फॉर नीट। देखो सिंपल है, थांबा सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इसके अलावा कहीं फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अरिहंत या एमटीजी के पिछले 33 साल के पेपर लेके आ जाओ, वो बेटर है आपको। 33 इयर्स के पास्ट ईयर पेपर, ये 2 चीजें भी हैं, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ मत खरीदो इसके अलावा, एनसीईआरटी आपके पास है ही। पिछले 33 साल के केमिस्ट्री के पेपर लेके आ जाओ और उसको बैठ के सोल्व करो, दैट इज मोर देन इनफ। आपको एक और बात बताए तो 33 ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन आपको ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगे। आजकल तो सारी सुविधा हो गई है, आप ऐप पे भी देख, लेकिन फोन पे क्या है, आंखें दुखने लगती हैं। बेटर है कि आप कोई बुक ले आओ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। सबको समझ में आता है? यस। उसके बाद आगे चलते हैं, 10वां पॉइंट, अलॉट रिवीजन टाइम। भाई साहब एक बात समझ लो, शक्तिमान नहीं हो तुम, शक्तिमान नहीं हो तुम। इंसान की पावर समझ रहे हो, ये है माइंड। और ये जो 200 पाउंड का ये जो खोखला बॉक्स रखा हुआ है ना, ये जो खोपड़ी रखी हुई है, ये पता कैसे काम करती है? ये पता कैसे काम करती है? पहली बार जब आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मम्मा, तुम बच्चे थे, बच्चों को कैसे सिखाते हैं? बेटा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसे पहले तो उसको बोलना सिखाते हैं, मम्मा मम्मा। उसको पता नहीं मम्मा कौन है, पर उसको बोलना सिखाते हैं। वो तो बोला मम्मा मम्मा मम्मा। देखा बच्चों को कैसे सिखाते हैं? फाइनली बोलना सीख जाता है, फिर वो बोलती मम्मी, मैं मम्मा, मैं हूं मम्मा। ऐसे किसी और को मत बोलता, पड़ोसी को भी बोलते मम्मा, समझ रहे हो? वो धीरे बोलता मैं मम्मा। पता लगे बच्चे को बताया नहीं कि मम्मी कौन है, उसको लगा कि जो भी औरत देखो उसको मम्मी बोल दो, पड़ोसी की बीवी को मम्मी बोल दे, पापा खुश हो गए और मम्मी परेशान। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या है यहां पर, क्या ट्रिक है? ट्रिक इज बेसिकली रिवीजन। बच्चे को ना जैसे रिवाइज कराया था, छोटे बच्चे को बोले मम्मा, पहले तो निकलते नहीं, मम्मा मम्मा मम्मा, फिर बोलती मैं हूं मम्मा, पड़ोसी मम्मा नहीं है। समझ में आ गया? पापा तो खुश हो रहे हैं, मम्मा मम्मा सिखा रही है, पड़ोसी को मम्मा बोल रहा है। सो इन दैट केस क्या होता है, रिवीजन इज द की। आप जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आता है? क्लियर हो गया सब लोगों को? तो बेटर क्या है? बेटर है कि हर दिन आप लोग, मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप लोग हर दिन जितना पढ़े हो, रात में रिवीजन करके सो। और मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपर को पकड़ लेना, वो लास्ट में सोने से पहले पूरे दिन में जो उसने पढ़ा है उसको रिवाइज करके सोता है भाई, उसको रिवाइज करके सोता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं ह्यूमन हूं, मैं इंसान हूं, शक्तिमान नहीं। अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा। और वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी को बदलो और रिवीजन को टाइम दो। जितना ज्यादा रिवीजन को टाइम दोगे, रात को सोते टाइम सबसे अच्छा समय होता है। पूरे दिन में जो आपने पढ़ा, रात को सोते टाइम रिवाइज करके सो, सबसे अच्छी चीज ये है। और पता है रिवीजन का तरीका क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं रिवीजन का तरीका क्या होता है। आपने बुक पकड़ी, आपको कुछ नहीं बोलना है सिर्फ, और आपको पेन भी नहीं लेना है। ये बुक है, मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, बुक पकड़ो, पेन दूर रख दो, सब कुछ दूर रख दो, बुक में देखो कि आपने क्या क्या आज क्या क्या चीजें पढ़ी चैप्टर के अंदर। ओके ओके, कुछ नहीं बोलना, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको मालूम पड़ रहा होता है बेसिकली, हाँ ये मुझे आता है और ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। सो जब पढ़ रहे हो, अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ओके ओके ओके, यहाँ पे अटका यार, ये चीज मैं भूल गया, तो उसको फिर से देखो, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो। पेन अभी भी यूज नहीं करना, रिवीजन में प्लीज पेन यूज मत करो। आप उसको देखो जहां पर आप भूल गए थे, यार ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ओहो अच्छा ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद आप क्या करो पता है? बंद करने के बाद, मैं तो नीचे गिरा दिया कॉपी को, है राम। सो बंद करने के बाद आपको क्या करना पता है? मैं आपको समझाता हूं। फिर आप आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो ऐसे।
अब जब पेज में जो जो चीज जिस जिस सीक्वेंस में लिखी हुई थी और जैसे जैसे लिखी हुई थी, इंसान ना बहुत तगड़ी चीज है, मतलब वो किसी शक्तिमान से कम नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हो तो जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में ना, अगर आपने बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ा है तो आपके यहां से जहन से जाता हुआ जाएगा, पेज में जैसे जैसे लिखा था। कमाल है, ऐसे लगता है कि जैसे बस किसी गर्लफ्रेंड का लव लेटर पढ़ रहे हो, नहीं, उसकी एक एक शब्द कायनात की तरह याद है। मतलब कई बार ना कोई बहुत बहुत शिद्दत से प्यार कर रहा होता है किसी को, तो पुराने जमाने में लव लेटर लिखे जाते, तो आजकल तो लव लेटर आते नहीं, आजकल तो टेक्स्ट होते हैं। आज को गुड मॉर्निंग को भी वो जीएम लिख रही होती है, पता नहीं जीएम का मतलब क्या होता है जीएम के मतलब बहुत खराब निकलते हैं देखा एक बार तो क्या होता है, मेरे को हंसी आ गई। तो अभी हम तो क्या है, कॉलेज में पढ़े, हमारे जीएम के मतलब कुछ और थे। तुम अब धीरे धीरे समझ जाओगे, तुम जब कॉलेज जाओगे तो तुम्हारा जीएम का मतलब कुछ और होगा, ठीक है ठीक है। तो मुझे आज भी याद है, देखो माइंड मत करना प्लीज, है ना। मैं अब देखो, मैं भी तो एक बच्चा ही था ना, बच्चे से बड़ा हुआ हूँ, अभी मैं टीचर बन गया हूँ। तो बेसिकली क्या था कि हमारे लिए ना जीएम का मतलब कुछ और होता था। तो इन दैट केस क्या था, है ना, तो तब कॉलेज में पढ़ते थे, यंग थे, तो हमारे क्या है ना, अब टीचर के सामने किसी को बोल नहीं सकते वो जो वर्ड है, तो बेसिकली हम क्या सीधे शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, तू जीएम है, जीएम साला ऐसे बोलते, ठीक है, तो जीएम बोलते थे, ठीक है। अब क्या हुआ ना, जैसे मैं टीचर बन गया, टीचर बनने के बाद है ना थोड़ी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे बच्चों के पास नंबर जाने लगे। तो एक बार एक बच्चे ने लिख दिया मेरे को, और अनबिलीवेबली एक्चुअली वो एक लड़की थी, और उसने मुझे लिखा सर जीएम। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा जीएम व्हाट्सअप नया नया चालू हुआ था उस टाइम पे। मैंने कहा जीएम तुम्हें, मतलब मैंने उसको लिख दिया, मैंने लिटरली उसको लिख दिया कि यू डोंट हैव मैनर्स। तो सर क्या हो गया, नो व्हाट इज दिस जीएम, सर जीएम मींस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कहते हैं भगवान किसी दिन तुम मरवाओगे तो ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बट ओवरऑल क्या है ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बेटर टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ निकल गई बात। तो फाइनली ये ऐसे ऐसे कांड हुआ। देखो माइंड नहीं करना किसी चीज़ को। मैं जब बच्चा था तो मेरा साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कई लोग अंदर ले लेते हैं, दिल में ले लेते हैं, माइंड कर लेते हैं। तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। सो ओवरऑल नहीं, तो फाइनली ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ है। चलो, तो फाइनली मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रात को जो पूरा पढ़ लो, तो रात को बैठ के प्लीज आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। समझ में आता है, अच्छे से रिवाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। इज दिस क्लियर? और पता है इतना रम जाने चाहिए ना रिवीजन करते टाइम की आंखें बंद करो तो आपकी कॉपी ऐसे, मतलब फॉर्मूला लाइन टू लाइन आपके दिमाग में आ रहा है। और जैसे जैसे लाइन टू लाइन दिमाग में आ रहा है ना, जहां पर तुम स्टक हो जाते हो वहां कॉपी दोबारा तो खोल के देखो कि यहां पर एक्चुअली था क्या। समझ में आता है? इससे आपका माइंड पावर शार्प होगा, बहुत ज्यादा शार्प होता है। मैंने कल एक मूवी देख रहा था एक्चुअली, और उसमें क्या ना, एक फौजी था और वो फौजी अंधा था, वो पूरे घर में अकेला रहता था और उसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। सर्वाइवल की कहानी थी, बहुत तगड़े वाली। मतलब उनमें इतनी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि वो, उसकी आंखें नहीं है, वो अंधा है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। और वो इतना तगड़ा कि उसके घर पे चोर घुस गए थे, मतलब चोर घुस गए थे चोरी करने के लिए, बैंड बजा दी उसने सबकी, अकेला। समझ रहे हो? आंखें नहीं है, अंधा है, अकेला है, 3 लोग चोरी करने घुसे हैं, उनकी तीनों की बैंड बजा दी उसने। इतना पावरफुल था वो। तो इतनी लेवल होनी चाहिए कंसंट्रेशन की। तो ऊपर वाला को आंखें ना दे, छीन भी ले, तो आपकी इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आपको पता है कि एक्चुअली क्या चीज कहां पे पड़ी। वो एहसास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तो भगवान ने आंखें दी हैं, तो यूज करो उसको, अच्छे से पढ़ के दिमाग में डालो, फिर आंखें बंद करो, उसको कॉन्सेंट्रेट करो उसके ऊपर। 11वें पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज डू नॉट ओवरबर्डन। जो भी हो जाए ठीक है, भगवान करेगा, जो होगा अच्छा ही होगा। याद रखो, कुछ भी होता है ना अपनी लाइफ में, वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता है। आपके लाइफ में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अब आपको भगवान बोल रहे हैं मेहनत कर ले बेटा, ये मेहनत है ना, आज चलो मान लो आपने 200% दिया, देना चाहिए आपको। आपका नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा अपने को नहीं पता है, पर ना इसको ओवरबर्डन मत बना लेना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा। यार रिलैक्स होके काम करो। आप ज्यादा बर्डन लोगे तो आप सिलेक्शन से और दूर होते जाओगे, क्योंकि हड़बड़ी में गलतियां होती हैं। आपको ना ये नहीं डालना कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे नीट में रैंक बनानी। सिर्फ ये सोचना है कि ये जो जर्नी है बेसिकली उसको मुझे अच्छे से जीना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ना ठीक है, आप 8 घंटे दिन में पढ़ाई करो, 8 घंटे से ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल अपनी औकात के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से प्लीज आप पढ़ो। धीरे धीरे अपने टारगेट इंक्रीज करो, जैसे जैसे एग्जाम और पास आएगा और अच्छे से पढ़ाई करो, बट ओवरबर्डन मत करो अपने आप को। कई लोग ना अपनी नींद गवा देते हैं, वो काम मत करो।
एटलीस्ट आप लोग याद रखो कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही है। प्लीज आप मत करो, नहीं तो अच्छे से सोओगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आता है? हाँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि केयरलेस हो जाओ, फिर तो नहीं कर पाओगे। तो ना तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेनी है, ना केयरलेस होना है। बीच का आराम से चलना है ऐसे और बोलना है कि हाँ अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे, ऐसा ना थांबा थांबा ऐसे बोलता है, ऑल इज वेल, अपन कर लेंगे, ऐसा प्यार से बोलना है। कभी कोई टेंशन हो जाए ना तो देखो कितना अच्छा डायलॉग दिया होगा, 3 इडियट कितनी अच्छी थी, तो ऐसा बोलना अपने आप को, ऑल इज वेल, बहुत अच्छी चीज है। देखो सुकूनियत मिलती है, ऑल इज वेल, उल्लू बना अपने मन को, शांति शांति हो जाएगा। समझ में आता है? और लास्ट 12वां पॉइंट क्या है? स्मार्ट नोट्स सेव टाइम। यस ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैं आप पे याद रखना कि आपको किसी और की चीज लिखी हुई नहीं समझ में आएगी, आप खुद से जो भी लिख रहे हो वो आपको, और गंदा भी लिखा हुआ तो भी समझ में आ जाएगा। सच बता रहा हूं मैं। पता है कभी कभार ऐसा हुआ आपके साथ कि आपके पापा ने बोला उल्लू के पट्टे क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। पता पापा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जैसी देंगे ना आपको कॉपी, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, तुम तुरंत देख के बता दोगे कि ये लिखा हुआ है। ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार होता होगा। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो मैं क्या ना, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं कि बस वो सिर्फ मुझे ही समझ में आ सकता है। डॉक्टर को, भाषा को डॉक्टर ही समझ सकता है, या फिर वो कंपाउंडर समझ सकता है जो उससे 60 बना के बैठा हुआ है। सो बेसिकली ना आपकी राइटिंग, बेसिकली आप जो लिखते हो ना वो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर कोई बहुत बढ़िया सा टॉपर है, उसकी सुंदर सी राइटिंग है एकदम सनी देओल के जैसी, मतलब व्हाटएवर, ठीक है, एकदम हमारे वो जो नई हीरोइन कौन सी है, दीपिका पादुकोण के जैसी एंड दिशा पटानी के जैसी सुंदर एकदम राइटिंग है, फिर भी आप उसके नोट्स लेके आ जाना, फिर भी आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। फिर भी आपको समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ, किस सेंस में लिखा हुआ, क्योंकि वो उस टॉपर ने लिखा है, वो उसके नोट्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई एम सेइंग। आपकी चीज आप बेहतर समझ सकते हो, इसलिए बेटर है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्स कॉपी मत करो, किसी के नोट्स लेके मत आओ प्लीज। समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर हो गया सब लोगों को? और बहुत लोगों के साथ ऐसा पक्का होता है कि आप अपनी राइटिंग आप खुद ही समझ सकते हो, कोई और नहीं। वो पक्का आपसे पूछेगा तूने क्या लिखा है। समझ में आता है? इसलिए कहा जाता है कि अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स, फॉर्मूला शीट, फ्लो चार्ट, चीट कोड्स खुद बनाने चाहिए अपने हाथ से। आप कैसे भी लिखते हो प्लीज आप किसी और से बोरो मत करो, इसको खुद बनाओ, खुद से फोटोकॉपी मत करवा के लाओ, खुद बनाओ। स्मार्ट नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, और बनाने चाहिए आपको। लास्ट में एक बात बताता हूं, जब आपके एग्जाम होगा तो आपको सबसे ज्यादा आपके स्मार्ट नोट्स और ये जो फ्लो चार्ट है, जो केमिकल रिएक्शन आपने लिख रखी है खुद से हाथ से, आपने सुपर नोट बना रखे होंगे, हर एक ऊपर एक सुपर लगा रखा होगा, एक नोट लगा रखा होगा, ये आप ही को समझ में आएगा कि आपने क्यों किया था। समझ में आता है? सो प्लीज आप लोग याद रखो, एमसीक्यू भी रिवाइज करना चाहिए। मोहम्मद, बहुत अच्छी बात है अगर आप रिवाइज करते हो तो। अगर आपने पूरे दिन में जो एमसीक्यू किए उसमें से बहुत तगड़ा वाला एमसीक्यू आपको मिल गया, जो आपको लगता है कि पिछले सालों में बहुत बार पूछा गया, रिवीजन करने में क्या जाता है बेटा, करना चाहिए। आया समझ में? तो ये टोटल 12 पॉइंट थे। फाइनली मैं आप लोगों से कहूंगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में एक कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड पैदा होते हैं, ऊपर वाला उन्हें बख्शीश देके भेजता है, तुम जाओ तुम सुपर शक्तिमान हो, वो कहलाते हैं टैलेंटेड लोग। लेकिन और वो कितने परसेंट है पूरी दुनिया में? मुश्किल से 0.001% लोग हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन काउंट करोगे तो उसमें से मोस्ट टैलेंटेड, जिनमें बहुत ज्यादा हुनर है, वो कितने लोग हैं? बहुत कम। बाकी क्या है? ऑन एन एवरेज आपके और मेरे जैसे गधे भी है। समझ में आ रहा है? आपके जैसे भी है। मैं अपने आप को कोई टैलेंटेड गाय काउंट नहीं करता हूं। समझ में आता है? आई एम नॉट अ टैलेंटेड गाय। कोई मैं लिखवा के नहीं लाया था, कुछ मेरे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था। Now what I have, I'll tell you, that is hard work, that is consistency, that is believe in myself, that I can beat anyone just because of I'm hard working. मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, गधों की तरह मेहनत कर सकता हूं कि मैं घोड़े को भी हरा सकता हूं, और मैं हरा चुका हूं। समझ में आ गया? हरा के दिखाया है। मैं कोई आईआईटी वाईटी से नहीं हूं, कोई एनआईटी वैनिटी से नहीं हूं, लेकिन आज जितना मेरा पैकेज है ना, आईटी वाले तरसते होंगे कहीं जॉब करते हुए। समझ रहे हो? सो आप लोग याद रखो, यकीन, हार्ड वर्क इज एक्चुअली द की। अपने आप पे भरोसा रखो। आप टैलेंटेड पैदा हुए हो नहीं पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में अगर एक एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं और उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, इतना हार्डवर्क कर सकता हूं, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग।
और अगर आप टैलेंटेड और हार्डवर्क करना दोनों जानते हो तो भाई तुम माशाअल्लाह, उसके बाद तो कोई ऊपर वाला भी आपको रोक नहीं सकता है। समझ में आ गया? सो जस्ट इफ यू आस्क मी व्हाट आई हैव, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, ऑल आई हैव इज जुनून, हद पार हार्डवर्क करने का जुनून, जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अप्लाई किया, सीखा। नींद नहीं आती है काम नहीं हो तो, वो चीज है मेरे पास। और आप लोग याद रखना, जिसके पास जुनूनियत होती है, जिसके बाद हार्डवर्क करने का जज्बा होता है, वो आप यहां रूम में बैठे हर टैलेंटेड बंदे को हराने का मादा रखता है। समझ में आता है? इसी तरह आज की जो सेशन है उसको इस डायलॉग से खत्म करेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि तेरी औकात क्या है, लोग आपसे कहेंगे कि तेरी सच्चाई तेरे सपने से मेल नहीं खाती, तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते, औकात से परे होकर सपने देख रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपको अपने आप से यह कहना है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। समझ में आ गया? हद पार जुनूनियत चाहिए उसके लिए। समझ में आ गया? तो आज से, अभी से आप लोग लग जाइए। मैंने आपको जो पॉइंट बोले हैं वो आप लोग अप्लाई करिए, आज रात से अप्लाई करिए और फिर चेंजेस देखिए। गारंटी देता हूं आप में जो लेवल का चेंज आएगा, आप हैरान रह जाओगे कि आप भी तोप बन सकते हो, नीट में फोड़ के आ सकते हो। तो कहो अपने आप से, अगर आपको एक भी दिल के अंदर बात छू गई हो ना, जस्ट लाइक द सेशन एंड शेयर विद 10 पीपल। आप लोग याद रखिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोग जब किसी को ये शेयर करोगे तो आपने कुछ सीखा है और आप उसको बोलोगे कि मैंने ये सीखा, तू भी उस सेशन से कुछ सीख। आप लोग याद रखो, अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपका भला करे तो आपको भी यही सोच उनके लिए रखनी है, आपको भी उनका भला करना है, शेयर करना है इस वीडियो को और बोलना है अपने दोस्तों को कि भाई तू इस वीडियो को देख, तेरा फट जाएगी तेरी। और उसके बाद तेरे में जो जज्बा पैदा होगा, जो जज्बात पैदा होंगे, तू भी खड़ा होकर तैयारी करना शुरू कर देगा। भाई अपने को बहुत कुछ करना है। याद रखो कि किसी की मदद करने से ना कंपटीशन बढ़ता नहीं है। आप किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला आपके कटोरे के अंदर, झोले के अंदर क्या डाल देता है? एक और उपकार डाल देता है, अपनी दुआएं डाल देता है कि आपने किसी की मदद करी। आपके 2 नंबर ज्यादा ही आएंगे उससे। समझ में आता है? दिल छोटा रख के कुछ मत करना, शेयर करना है इस वीडियो को। अगर आपने कुछ भी सीखा हो लाइक जरूर करके जाना। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग आज रात को बैठ के अपनी जुनूनियत की हद पार करने वाला टारगेट बनाओगे और आप लोग उसके लिए मेहनत करोगे। जाते जाते मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोगों को अभी भी फील होता है कि मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है तो नीट का ये क्रैश कोर्स आपके बहुत काम का है। पूरा 120 सेशन में सिलेबस खत्म हो जाएगा और ये आपका बहुत काम आएगा। 120 सेशंस में सिलेबस खत्म होगा। सुबह से शाम तक, रात तक आप लोगों के डाउट सोल्व किए जाते हैं। यहां पर पूरे टीचर आपके साथ, पूरी टीम लगी रहती है। फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं, अमेजिंग ट्रिक्स बताई जाती है, 2 वे इंटरेक्शन आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपली, ये सेम वीडियो जो चल रहा है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है मेरे प्यारे बच्चों। यही वीडियो चल रहा है, अभी 1200 बच्चे देख रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहां पर आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। 8000 रुपए बाकी चैनल्स में मिल रहा होगा, लेकिन आज रात मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे यहां पर जो कूपन कोड दे रहा हूं उसमें आपको 7000 रुपए में मिल रहा है। AA2021 अप्लाई करते हैं, आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 3000 गोल्डन चांस है, मुझे लगता है थोड़ी देर में उनको पता लग जाएगा और 3000 के 2000 हो जाएंगे। सो यू हैव अ गोल्डन चांस। 7000 रुपए में मिल रहा है। AA2021 एक कूपन कोड अप्लाई कर देना। AA2021 कूपन कोड अप्लाई करना। वैसे सारे चैनल पे ये मिल रहा है 8000 रुपए में, आपको यहां 3000 डिस्काउंट मिलके 7000 रुपए में एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा। वक्त है अभी डिसीजन लेने का और आप लोग हार मत मानना और डिसीजन लेके नीट की तैयारी करो। क्योंकि जिस बच्चे को लगता है कि मेरी नेगेटिव में तैयारी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको गाइडेंस की जरूरत है और वेदांतु का ये प्लेटफॉर्म आपको काम आ सकता है। जस्ट गो एंड परचेज। 7000 रुपीज में आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि प्राइस एक्चुअली बढ़ गया है। वो एक्चुअली मेरे कूपन कोड में भूल गए हैं, तो आपके पास 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। AA2021 फटाफट से जाओ, 7000 रुपए में आपको मिल जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, EMI, पेटीएम, पेपल, Amazon, किसी से भी आप लोग पे कर सकते हो। जस्ट गो एंड परचेज इट। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको अफसोस नहीं होगा उसके बाद कि हमने खरीदा तो हमने गलती की। आप लोग यही सोचोगे कि खरीदा तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जस्ट गो एंड परचेज, सोचो मत ज्यादा और जाओ फटाफट से इसको परचेज करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइनली गाइज, बस इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं, है ना। एंड
और इसके अलावा क्या करना है, यहां पर फिर से देख लो 8,000 रुपए ही लिखा हुआ है। अगर आप A2021 अप्लाई करोगे 8,000 लिखा है, लेकिन आपको मुझे लगता है वो भूल गए, तो 7,000 रुपए में आपको मिल रहा है, ले लो जाके। एंड फाइनली हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। एंड मेरे प्यारे बच्चों, हमारे नीट का रिजल्ट है और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वेदांतु नीट ऑफिशियल वाला टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट से जाके ज्वाइन करो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो गलत बात है, अपनी फैमिली अपना परिवार है और हमें इसे आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइज। अब जज्बात जगा लेना, सोने से पहले अपने टारगेट सेट करवा लेना, समझ में आता है? जोश के साथ अगले दिन की तैयारी करनी है, हमें फोड़ना है, ध्यान रखना। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।